हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दर्शु विनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो हमने लास्ट सेशन में 45 क्वेश्चन वहाँ पर हमने कंप्लीट किया है और अब हमारा न्यू सेशन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा 46 क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो आइए बिना समय गवाए अपनी वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। अब वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारा पहला प्रश्न है, तालाब तथा कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है गंधक का, ब्लीचिंग पाउडर का, सोडियम क्लोराइड का या पोटेशियम परमैंगनेट का। तो तालाब तथा कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए, प्यूरीफायर करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? परिवत जलाशय है, ट्यूबवेल है, जलधाराएं हैं या इनमें से कोई नहीं? तो कृत्रिम झील का दूसरा नाम है परिवत जलाशय। ठीक है। इसमें आपका पहला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडे में से मक्खी बनने में कितना समय लगता है? 7 दिन का, 8 दिन का, 5 दिन का या 10 दिन का? तो अंडे में से मक्खी बनने में जो समय लगता है वो 8 दिन का समय लगता है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक बार में मक्खी कितने अंडे देती है? तो एक बार में मक्खी 500 से 500 अंडे देती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर का सर्वोत्तम उपयोग है ईंधन के रूप में जलाना, घरों को लीपना या खाद बनाना या फिर बायोगैस एवं अपशिष्ट के रूप में खाद प्राप्त करना? तो गोबर का जो सर्वोत्तम उपयोग है वो है खाद बनाना। ठीक है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं कीड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे या कीट पतंगे? तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं वो पेड़ पौधे हैं जो ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। आपका सी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु कैसे दूषित होती है? जीवों की श्वसन क्रिया द्वारा, विभिन्न पदार्थों के जलने से, वाहनों के धुएं से या फिर उपयुक्त सभी से? तो वायु कैसे प्रदूषित होती है? आपकी वाहनों के धुएं से भी होती है, जीवों की श्वसन क्रिया द्वारा भी होती है, विभिन्न पदार्थों के जलने से भी, यानी कि डी आंसर इस राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। नहाने का सबसे अच्छा साबुन वही होता है जिसमें क्षार की मात्रा अधिक प्रयोग किया गया हो या क्षार की मात्रा का कम प्रयोग किया गया हो या जिसमें क्षार की मात्रा का प्रयोग न किया गया हो? तो नहाने का सबसे अच्छा जो साबुन होता है आपका जिसमें क्षार की मात्रा का कम प्रयोग किया गया हो, यानी कि बी आंसर इस राइट हो जाएगा। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना लाभदायक होता है? तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए ठंडे पानी से स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सी आंसर इज राइट। किस हार्मोन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है, वह व्यक्ति नाटा रह जाता है? थायरोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रिनोट्रॉपिक हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन? तो यहाँ पर आपका जो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स है इसकी कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है और व्यक्ति नाटा हो जाता है। बी आंसर इज राइट, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन व रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है? एड्रीनेलिन, कॉर्टिसोन, नॉर एड्रीनलिन या इनमें से सभी? तो ये जो आपका एड्रीनेलिन हार्मोन्स है ये हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आरोपण का सही अर्थ होता है शुक्राणु का गर्भाशय में आरोपित होना, शुक्राणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना या निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना या अंडाणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना? तो आरोपण का जो सही अर्थ होता है वो होता है निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना। सी आंसर इज राइट हो जाएगा 56 क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57, अंडाणु का विकास होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्संधि अवस्था में या फिर बाल्यावस्था में? अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अंडाणु का विकास तो किशोरावस्था में होता है। नहीं जी, अंडाणु का विकास होता है वयस्संधि अवस्था में, यानी कि आपकी जो 12 से 14 वर्ष की अवस्था होती है उसको वयस्संधि अवस्था कहा जाता है और इसी में बच्चे के अंडाणु शुक्राणु सबका विकास हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न,
ताल में समायोजन क्रिया किसके द्वारा संभव होती है? पीत बिंदु के, रोडोप्सिन के, सिलियरी मांसपेशियों के या रेक्टल पेशी के? ताल में समायोजन क्रिया जो संभव होती है वो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा संभव होती है। किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता व प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती हैं? रोडोप्सिन, अंध बिंदु, पीत बिंदु या अंध तथा स्पष्ट बिंदु। तो किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता है? रोडोप्सिन के स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता है और प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती हैं। ठीक है, ए आंसर इज राइट हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ, इनमें से सभी को। तो मस्तिष्क के किस भाग को शरीर का संतुलन केंद्र माना जाता है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क के भाग को शरीर का संतुलन केंद्र माना जाता है। ये जो आपका प्रमस्तिष्क होता है इसको चतुराई का केंद्र माना जाता है। इसी से इंसान में गुस्सा, चतुराई और बुद्धि का तेज होना, ये प्रमस्तिष्क इसका प्रमाण होता है। लेकिन शरीर का जो संतुलन का केंद्र माना जाता है वो आपका अनुमस्तिष्क माना जाता है। तो बी आंसर इस राइट हो जाएगा आपका। तंत्रिका तंत्र के भाग हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या इनमें से सभी। तो तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं इनमें से सभी। ठीक है, सी डी आंसर इस राइट हो जाएगा। गहरी श्वास लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जा सकती है? 1600 घन सेमी या 1400 घन सेमी या फिर 1640 घन सेमी या फिर 1540। तो गहरी श्वास लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जा सकती है? 1640 घन सेमी। सी आंसर इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंत श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंगों में, अस्थियों में, ऊतकों में या इनमें से सभी? तो अंत श्वसन की क्रिया होती है आपकी ऊतकों में। ठीक है, सी आंसर इस राइट हो जाएगा। हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह है नियमित रूप से धड़कना, श्वसन में सहायता करना या फिर शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा शुद्ध करना, रक्त को फेफड़ों शुद्ध भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना। तो हृदय का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो सी आंसर इस राइट हो जाएगा। शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनोजन, एल्ब्यूमिन। तो प्लाज्मा या उपयुक्त सभी। प्लाज्मा में सभी प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। ग्लोब्यूलिन भी, फाइब्रोनोजन भी, एल्ब्यूमिन भी। डी आंसर इस राइट हो जाएगा। इनमें से किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है? यूरिया का, ग्लूकोज का, यूरिक एसिड का या फिर नमक का? तो स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में किस चीज़ का उत्सर्जन नहीं होता है? ग्लूकोज का उत्सर्जन नहीं होता है। शरीर में से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या फिर उपयुक्त सभी। तो शरीर में से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा उत्सर्जन तंत्र में आपके कौन कौन से पार्ट आते हैं। तंबाकू के अधिक सेवन से होता है हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुख में कैंसर हो जाता है या उपयुक्त सभी। तो तंबाकू के अधिक सेवन से सभी प्रकार की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। हृदय की धड़कन भी बढ़ जाएगी, रक्तचाप भी बढ़ जाता है और मुख में कैंसर भी हो जाता है। डी आंसर इस राइट हो जाएगा। मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का स्रावण अधिक होता है? कार्बनिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मसालों के अधिक प्रयोग से हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl जो आपका अम्ल है इसका स्रावण अधिक होता है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा 69 का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शरीर में श्वेतसार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमा हो जाती है? संयोजी ऊतक, श्लेष्मिक ऊतक, एडिपोज ऊतक या इनमें से सभी। तो ये जो शरीर में श्वेतसार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक के रूप में जमा हो जाती है। सी आंसर इज राइट होगा 70 क्वेश्चन का। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दालें तथा फलियां किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत होती हैं? वसा की, कार्बोहाइड्रेट की, या खनिज लवण की, या फिर प्रोटीन की? तो आपकी दालें और फलियां जो होती हैं वो प्रोटीन का उत्तम स्रोत मानी जाती हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से आपको कितनी कैलोरी मिलेगी? 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4.2 कैलोरी मिलेगी। 1 ग्राम वसा से आपको कितनी कैलोरी मिलेगी? तो 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी मिलेगी। ये आपका 1 ग्राम वसा वाला प्रश्न आपका 2021 टीजीटी होम साइंस में पूछा भी चुका है, तो इसलिए आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको कितनी कैलोरी मिलेगी? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी आपको प्राप्त होगी। ठीक है, खनिज लवण से हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती है और ये हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में इनकी भी काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि आवश्यक खनिज लवण कितने होते हैं? तो आवश्यक खनिज लवण आपके 24 होते हैं, यानी कि 24। इसमें आपके कुछ मेजर होते हैं और कुछ आपके ट्रेस होते हैं। ठीक है, मेजर में कौन कौन से खनिज लवण आते हैं ये भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है, और ट्रेस में कौन कौन से खनिज लवण आते हैं ये भी। मेजर में आपका कैल्शियम आता है, फास्फोरस आता है, मैग्नीशियम आता है। जो मेन जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में कार्य करते हैं वो आपके मेजर में आते हैं। बाकी जो जैसे आपका आयरन हुआ और बाकी बचे कुछ आपके ट्रेस में आते हैं। तो ये चीज़ों का आपको भी, इन चीज़ों का भी आपको पता होना चाहिए। ट्रेस खनिज लवण कौन से हैं और मेजर खनिज लवण कौन से हैं। ठीक है, बाकी आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए जो आवश्यक खनिज लवण होते हैं वो 24 होते हैं। ये प्रश्न भी आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है। कोलेस्ट्रॉल, एक्रोलीन, लिनोलिक अम्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने पर जो हानिकारक पदार्थ बनता है वो एक्रोलीन बनता है। और यही एक्रोलीन आपसे पूछा जा सकता है कि कैंसर होने का कारण क्या होता है? तो एक्रोलीन जो होता है आपका कैंसर को उत्पन्न करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, 72 का आंसर बी हो जाएगा। और ये भी आपको याद रखना है कि कैंसर उत्पन्न करने में भी ये काफ़ी मदद करता है। ठीक है, कायम क्या है? यह एक प्रकार का पाचक रस है, या पेशियों का संकुचन एवं विमोचन है, या भोजन का अवशोषण है, या फिर आमाशय भित्ति में भोजन का लेई के रूप में होना? तो कायम किसको कहते हैं? कायम कहते हैं जो पचा हुआ भोजन होता है हमारी बॉडी में। जब हम खाना खा लेते हैं और वो भोजन हमारा पच जाता है उसको कायम कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें आपका आमाशय भित्ति में भोजन का लेई के रूप में, यानी कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं पच जाने के बाद वो लेई का रूप धारण कर लेता है आमाशय में। इसका डी आंसर इस राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। इस आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? तो पचे हुए भोजन को कायम कहा जाता है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कायम क्या है। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से ही पता होना चाहिए, और ये छोटी छोटी चीज़ें ही इंसान को कामयाबी दिलाती हैं। 125 क्वेश्चन में लगभग आपको 70-80 क्वेश्चन ऐसे दिखाई देंगे। 35 क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली, जो मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। 35 क्वेश्चन आपको मीडियम टाइप के दिखाई देंगे, जो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होंगे। और बाकी जितने भी जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो आपकी डीपली पूछा जाएगा आपसे, और अगर आपने डिटेल्स में सारा पढ़ रखा है तो आप आराम से उनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, एंजाइम क्या है? यह एक रासायनिक पदार्थ है, या यह किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में ही क्रिया करता है? यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है, या उपयुक्त सभी? तो एंजाइम क्या है? एंजाइम में यह एक रासायनिक पदार्थ भी है। ठीक है, ये भी सही है। किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में क्रिया करता है, ये भी सही है। यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है, ये भी सही है। डी आंसर इज राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि अंतविहीन ग्रंथियाँ जो होती हैं, यानी कि इंटरनल ग्लैंड्स जो होती हैं हमारी, वो एंजाइम्स उत्पन्न करती हैं या फिर हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं? एक्सटर्नल ग्लैंड्स जो होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं हमारी, वो एंजाइम्स उत्पन्न करती हैं या हार्मोन्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
तो ये जो आपकी इंटरनल ग्लैंड्स होती हैं यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, ये हार्मोन्स का उत्पन्न करती हैं, और जो एक्सटर्नल ग्लैंड्स होती हैं यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, वो आपके एंजाइम्स उत्पन्न करती हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आती हैं 75। पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन युक्त भोजन, स्वच्छ वायु, व्यायाम व विश्राम। तो पेशियों के विकास के लिए उपयुक्त सभी ही आपका आंसर डी इज राइट। डी आंसर इज राइट हो जाएगा। यहाँ पर सभी कुछ पेशियों के विकास के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है तुंद क्या है यानी कि बेली क्या है। यह एक प्रकार की संधि है या एक प्रकार की मांसपेशी है या पेशी का मध्य भाग है या पेशी का मूल स्थान है। तो ये जो आपका तुंद है ये पेशी का मध्य भाग होता है। ठीक है, सी आंसर इज राइट हो जाएगा। इसमें मानव शरीर की सबसे बड़ी वस्तु, सबसे कड़ी वस्तु क्या है। मांसपेशी है, कोशिका है या फिर अस्थियां हैं या इनमें से सभी। तो मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या होती है, अस्थियां होती हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछने लगूं कि ये अस्थियां किसको मिलाकर के बनती हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रोटीन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, आप मेरे को कमेंट में मेंशन कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि अस्थियों में कौन सी प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो मैं ही बता देती हूँ। अस्थियों में ओसिन नामक प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। 80% जो प्रोटीन पाई जाती है ओसिन नामक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है मानव के मस्तिष्क की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती हैं। चल संधि से, अपूर्ण संधि से, अचल संधि से या कब्जा से। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पर मानव के मस्तिष्क की जो अस्थियां होती हैं वो अचल संधि से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, इसमें सी आंसर इज राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं 2-3 क्वेश्चन और आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कोहनी, जो आपकी कोहनी होती है तथा घुटने, ठीक है, ये आपको मतलब ये सोच लीजिए पैर का जोड़ और हाथ का जोड़ जो होता है बीच वाला, कोहनी व घुटने किस संधि के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, कोहनी व घुटने किस संधि के द्वारा जुड़े होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक हिज नामक संधि होती है आपकी, हिज नामक संधि के द्वारा ये जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कंधे, आपके जो कंधे होते हैं ये कंधे तथा घुटने, आपने देखा हैंड का जोड़ बताया मैंने और लेग का जोड़ बताया। इसी तरीके से आपके घुटनों का जो आपके यहाँ पर कुल्हे का जोड़ और कंधे के जोड़ ये किस संधि के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये होते हैं आपके कंदुक खलिका संधि के द्वारा। ठीक है, आपको यहाँ पर जैसे कंधे आ रहा है तो कैसे आपको याद रखना है। यहाँ पर कंदुक खलिका संधि के द्वारा आपके कंधे और कुल्हे जुड़े होते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी तरीके से आप लोग याद भी रख सकते हैं। क्या आ रहा है तो क्या ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहीं पर बता रही हूँ मैं आपको, गर्दन एवं सिर, आपका सर है और फिर आपकी गर्दन है। तो ये जो आपका गर्दन और सिर है ये किस संधि के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये होते हैं धुरांध्र संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा, गर्दन और सिर आपका धुरांध्र संधि के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपका क्लियर कर दिया है। मानव मस्तिष्क की संधि की अस्थियां किस संधि के द्वारा जुड़ी होती हैं, अचल संधि के। कोहनी और घुटने आपके हिंज संधि के द्वारा जुड़े होते हैं। कंधे और कुल्हे आपके कंदुक खलिका संधि के द्वारा, और गर्दन और सिर आपका धुरान संधि के द्वारा। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गॉबलेट कोशिकाएं क्या है। यह वह कोशिकाएं जो कोशिका विभाजन में सहयोग करती हैं। यह भोजन के चयापचय में भाग लेती हैं। यह म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। आपकी जो गॉबलेट कोशिकाएं होती हैं ये क्या, इनका क्या कार्य होता है। यह वह कोशिकाएं हैं जो कोशिका विभाजन में सहयोग करती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये प्रश्न भी कहीं कहीं पर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसका सी आंसर इज वेरी राइट है। यह म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। जो आपकी गॉबलेट कोशिकाएं होती हैं यह म्यूकस और श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। अब आयोग के द्वारा देखते हैं, अगर आपका ये प्रश्न आता है तो आयोग क्या आंसर सही मानता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको ए भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सही आंसर जो है आपका वो सी है। ठीक है, 79 का। अब आते हैं 80 क्वेश्चन पर, कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है जिसके न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती हैं।
तो क्या है जिसके ना रहने पर कोशिका मृत मानी जाती हैं? केंद्रक के ना रहने पर कोशिका मृत मानी जाती हैं। ठीक है, केंद्रक के न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कोशिका का पावर हाउस, यानी कि कोशिका का शक्ति निवास घर किसको कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति निवास घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है आपकी वो एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1680 में कोत्रिकर नामक के वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में कोत्रिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रक का महत्वपूर्ण घटक किसको माना जाता है, यानी कि महत्वपूर्ण एलिमेंट्स कौन सा होता है केंद्रक का? तो केंद्रक का महत्वपूर्ण घटक जो माना जाता है वो क्रोमेटीन को माना जाता है। क्रोमेटीन का कार्य क्या होता है? क्रोमेटीन का कार्य होता है गुणसूत्रों के निर्माण के लिए यह आवश्यक होता है आपका क्रोमेटीन। ठीक है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी और इसका जो महत्वपूर्ण घटक है वो क्रोमेटीन है। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आज का जो सेशन है वो मैंने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको कराए हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कोशिकाएं हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 2 प्रकार की होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका होती है, एक आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, 2 प्रकार की आपकी कोशिकाएं होती हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं ये किन किन में पाई जाती है? तो ये आपकी जीवाणु तथा नीले हरे शैवालों में पाई जाती है। और ये जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका होती है नीले हरे शैवालों व जीवाणुओं को छोड़कर सभी जीव जंतुओं में और पेड़ पौधों में ये पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, कोशिका आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका 2 प्रकार की होती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज आपकी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। ठीक है, ये शरीर की सरलतम इकाई, आपसे पूछा जा सकता है कि शरीर की सरलतम इकाई या रचनात्मक इकाई या फिर क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है? तो ये कोशिका को कहा जाता है। कोशिका को कोसा भी हम लोग बोलते हैं, सेल भी इसको बोला जाता है। और इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। इसका रूप कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है कोशिका की? तो मधुमक्खी के छाते के आकार की हमारी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि कोशिका में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके ना रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है? तो वो है आपका केंद्रक। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक का घटक क्या है, केंद्रक के कार्य क्या हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इतनी चीज़ आपको सॉल्व कर दी है। केंद्रक की आकृति कैसी होती है? तो केंद्रक की आकृति जो होती है वो गोल होती है, अंडाकार होती है, घनी गहरे रंग की होती है। ठीक है, तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। केंद्र की आकृति आपकी गोल होती है, अंडाकार होती है और घने गहरे रंग की होती है। ठीक है, ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें ऊर्जा किस रूप में रहती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ऊर्जा एटीपी के रूप में रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपका एटीपी है, ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया है कि एटीपी का परिवर्णी रूप क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका परिवर्णी रूप होता है। ठीक है, यहाँ तक हम आपको समझ आया होगा। समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है लक्ष्यों का जानना, धन का विश्लेषण, विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, आय तथा आवश्यकता में सामंजस्य। तो आय व्यवस्थापन में सबसे पहले क्या आवश्यक होता है? आय तथा आवश्यकता में सामंजस्य। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, अब आपको आय है 10,000 की इनकम आपको होती है महीने की और आवश्यकता तो पता नहीं कितनी है। आवश्यकता को कोई मतलब आप पता नहीं क्या क्या आवश्यक होता रहता है, लेकिन ये तो आप लोगों को सामंजस्य बैठाना है ना। इंसान चाहे तो पता नहीं कितना 10,000 की उसको इनकम हो रही है, 10 लाख की भी आवश्यकता बता सकता है ना। तो दोनों चीज़ों का हाथ तालमेल जो बनाना होता है वो व्यक्ति को खुद बनाना होता है। ठीक है,
तो इसका डी आंसर इज राइट हो जाएगा। आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, मनोरंजन, उपयुक्त सभी पर। आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है? तो उपयोग सभी पर बढ़ जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत घट जाता है? तो किस पर घट जाता है आय बढ़ने पर? एक धनी व्यक्ति का भोजन पर घट जाता है। ठीक है, यहाँ पर बढ़ना पूछ रहा है तो शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य तीनों पर ही बढ़ जाता है। और घटने की अगर आपसे बात करेगा तो ये आपका भोजन पर घट जाता है। और अगर आपसे बात करने लगे कि सामान्य किस पर रहता है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि सामान्य किस पर रहता है। और आय का जो आय का जो नियम था वो किसने दिया था, किसको माना जाता है? तो एंजल के नियम को माना जाता है। ठीक है, उसी के अनुसार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, वाद्यकरण का तरीका क्या है? नसबंदी, डायफ्राम, लूप या डूज? तो वाद्यकरण का जो तरीका है वो नसबंदी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अब आपसे मैं पूछूंगी नसबंदी, अगर हम पुरुष नसबंदी कराएंगे तो उसमें कौन सी ग्रंथि को आपकी कौन सी जो नलिका है किसको काट दिया जाता है? ठीक है, पुरुष नसबंदी में कौन सी नलिका को काट दिया जाता है, ये आप मेरे को बताइए। और महिला नसबंदी में मैं आपको बता देती हूँ, डिम वाहिनी नलिका होती है जो हमारी, उस नली को कट कर देते हैं महिला नसबंदी में। ठीक है, और पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है, महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है, आप मेरे को बताइए। मैं ही आपको बता देती हूँ, महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है और पुरुष नसबंदी को बेसेक्टॉमी कहा जाता है। ठीक है, पुरुष नसबंदी में क्या होता है, आपकी वास डिफरेंस जो नलिका होती है उसको कट कर देते हैं। उसका क्या कार्य होता है? उसका कार्य होता है स्पर्म को स्त्री के अंडाणु तक वो पहुंचा, डिम्बाहिनी नलिका तक वो पहुंचाती है, गर्भाशय तक। ठीक है, पुरुष की जो वास डिफरेंस नलिका होती है वो स्पर्म को महिला की गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य ये करता है। पुरुष नसबंदी बेसेक्टोमी हो गया आपका। ठीक है, पुरुष नसबंदी में आपका वास डिफरेंस नलिका को कट कर देती हैं और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। इसमें आपकी डिम्ब वाहिनी नलिका को कट कर देते हैं, यानी कि आपकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको कट कर देते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा आई होप। 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर भी क्लियर हो चुके हैं। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है। सुमेल विवाह, नैतिकता, स्त्रियों की उच्च स्थिति या रणग्रस्तता। समाज पर दहेज प्रथा का जो कुप्रभाव है वो आपका रणग्रस्तता को माना गया है। डी आंसर इस राइट हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन एक घटना है, वैज्ञानिक, सीमित, सर्वव्यापी या अद्भुत? तो सामाजिक परिवर्तन एक घटना है आपकी सर्वव्यापी। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। ठीक है, 85 का सी आंसर इज राइट हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन एक घटना है सर्वव्यापी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहीं अपनी वीडियो का हम लोग एंड करते हैं। 85 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए, यानी कि 45 हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था और 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको पढ़ाए हैं और 40 क्वेश्चन आपको लगभग मैंने ओरल कराया है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।